नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसमें हमने कहा था कि टोटल 25 वीडियो आएंगे, तो इस 25 में से आप 14वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 13 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे और अपने तैयारी को एक नई दिशा में ले जा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि ये जो सिंबल के सामने कुछ लिखा होता है, ये होता है इसी प्रश्न का माता पिता भाई बंधु नाना नानी, यानी एक्स्ट्रा फैक्ट। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको आने वाले सभी एग्जाम में नंबर दिलाएगा, जैसे कि पास्ट से दिलाते आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज की ये वीडियो, है ना। 14 नंबर है आपका KIYG 2024 यानी खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कुल कितने खेल शामिल था। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा संस्करण भी ऑर्गेनाइज हो गया और जीत हार की फैसला भी हो गई। अब तक हमने खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण याद रखा था, जो MP में हुआ था, महाराष्ट्र विजेता रहा था। अब हम याद करेंगे छठा संस्करण, ठीक है। तो ये है भैया आपका 26 खेल शामिल था छठा संस्करण में। हम पिछला वाला भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी हमारे साथ शतरंज की खेल लेते हैं, ठीक है। तो पिछला वाला मध्य प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र जीता था। अभी जो हुआ है इसमें 26 खेल शामिल है। ये कहाँ पे हुआ है, तो ये छठा संस्करण आपके तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। और ये 31 जनवरी तक जो है कराए गए हैं। 19 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 के मध्य कराए गए हैं। तमिलनाडु का जब भी नाम आता है आपके मन में 2-3 चीज़ तो आना ही चाहिए। सबसे पहले आपका नीलगिरी पहाड़ी आना चाहिए। ये बहुत बार पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी जो है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, नीलगिरी पहाड़ी। इसके अलावा T-2 पुरस्कार जो हाल में दिया गया था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी भी है, जो भारत और श्रीलंका के साथ बाउंड्री क्रिएट करता है। मन्नार की खाड़ी में ही डुगोंग संरक्षण केंद्र है। डुगोंग मतलब समुद्री गाय जिसे कहते हैं, गेंडा के जैसे जानवर लेकिन शाकाहारी, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा संस्करण तमिलनाडु में तो हुआ, लेकिन आजकल फैशन में है कि कितने शहर में हुआ। तो ये तमिलनाडु के 4 शहर हैं, आँख खोल के देख लीजिए, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर और त्रिची। ये 4 शहर है जहाँ पे ये गेम ऑर्गेनाइज करवाए गए। पहली बार इस खेल में किस खेल को जगह मिला है, तो स्क्वैश को मिला है। स्क्वैश जिसको बोलते हैं स्क्वैश, तो ये मिला है। स्क्वैश के खिलाड़ी में सबसे जो अभी सबसे ज़्यादा फेमस चल रही है, ये कौन है, अनाहत सिंह है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, कई दफ़ा पूछ चुका है ना। इसके अलावा इसी खेलो इंडिया यूथ गेम में एक और खेल को प्रदर्शन के तौर पे रखा गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये कौन है, शिवलंब। ये घरेलू मार्शल आर्ट फॉर्म है शिवलंब। तो इसे भी प्रदर्शन के तौर पे इधर मेडल इवेंट में शामिल नहीं किया गया। मेडल इवेंट में स्क्वैश को शामिल किया गया, ठीक है। अब प्रदर्शन के तौर पर पूछेगा तो शिवलंब होगा। अब मार्शल आर्ट वाले आप कितने खेल को जानते हैं, जरा मेरे साथ करेंगे। तो एगो आप जानते हैं भैया थांगटा। ये थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म है ना। एक आपका जानते हैं अलायट्टू। अलायट्टू जानते हैं, कलारी पट्टू भी जानते हैं, कलारी पट्टू। एक आपका लाठी जानते हैं जो पश्चिम बंगाल वगैरह की है ना। एक आपका गतका जानते हैं, ये गतका पंजाब वगैरह में होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये मार्शल आर्ट फॉर्म टाइप से जो है आपका डांस है। अब यहाँ पे है मेडल टैली। देखिए, जो अभी छठा संस्करण हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम का, इसमें जो है महाराष्ट्र जो है टॉप पे रहा है। और आपका 5वां में भी कौन रहा था, तो महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। तो विजेता नहीं चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे 5वां वाले में आपका 2 नंबर पे कोई और था, यहाँ पे आ गया है मेजबान तमिलनाडु, ठीक है भाई। तो तमिलनाडु याद रखना है और आपका महाराष्ट्र याद रखना है। 3 नंबर पे हरियाणा खसक के चला गया है ना। इसके अलावा मैं बता दूं कि जब से खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई है, यानी 2018 में पहली बार स्कूल गेम के नाम से हुआ था, खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से, तब से अब तक 2 ही स्टेट जीता है, एक तो हरियाणा और एक महाराष्ट्र। तीसरा किसी को हाथ लगने नहीं दिया है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रहेगी ये बात। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तेलंगाना की तैराक बिरती अग्रवाल ने किया। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, इन मैडम को। इन्होंने जो है तैराकी में सबसे ज़्यादा मेडल अचीव करके उस पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं इन्हें, जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है। उसी प्रकार से खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में दिल्ली से हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम था। इस प्रकार से खेलो इंडिया SG था, ठीक है। बाद में खेलो इंडिया YG हो गया है, जो हम आजकल देखते हैं यूथ हो गया है स्कूल के
जगह से। इसमें क्या होती है कि दो कैडर के उम्र के लोग भाग लेते हैं, एक तो 17 वर्ष से कम उम्र के लोग भाग लेते हैं और एक 21 वर्ष से कम उम्र के लोग भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी 21 वर्ष से ज़्यादा के खिलाड़ी भाग नहीं लेते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा खेलो इंडिया का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में कराए गए थे, बता दिया था, और वहाँ भी विजेता कौन रहे थे, तो महाराष्ट्र ही रहा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है एक, है ना, इसके यूनिवर्सिटी की तरफ से लोग भाग लेते हैं। ये 2020 में स्टार्ट हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में, है ना। कलिंगा स्टेडियम आपका भुवनेश्वर में है, जहाँ पे 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कराया गया था। कलिंगा और आपका बिरसा मुंडा आपका राउरकेला में है, ठीक है भैया। तो ये आपका जो आपका तीसरा संस्करण था 2023 में हुआ है तीसरा संस्करण, तो ये उत्तर प्रदेश में कराए गए, जहाँ पे विजेता आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। अभी एक और गेम है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, इसकी शुरुआत भी 2020 में गुलबर्गा से हुआ था, है ना। और थर्ड इवेंट जो 2023 में हुआ ये भी गुलबर्गा में ही हुआ। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी आयोजन हो चुका है 10 से 17 दिसंबर नई दिल्ली में 2023 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपके टॉप जो है करेंट अफेयर बनेगा। एक तो पहली बार, एक तो पैरा, और एक तो आपका 1-1.5 महीना पहले का, तो ये पूरी संभावना इसे VVI करके रखेंगे। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम आपका दिल्ली में हुआ। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम में पहले भी बता चुका हूँ, इसमें 7 खेल शामिल था, 7 खेल का अलग अलग नाम बताया था मैं। इसके अलावा इसके शुभंकर का नाम उज्ज्वला था, और उज्ज्वला एक गोरैया के नाम पे रखा गया है। हरियाणा जो है टॉप में रहा था, है ना, 105 पदक के साथ। दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा था, और तीसरा स्थान पे यहाँ पे तमिलनाडु रहा था। तो ये सब ध्यान आपको रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतिम वस्तु, अंतिम सेवाएं तथा मध्यवर्ती वस्तु में से कौन सी GDP में गणना में शामिल नहीं होता है? जरा दिमाग लगाइए। तो मध्यवर्ती वस्तु को जो है GDP में आप शामिल नहीं करते हैं। GDP क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने बाजार से कपड़ा लाया और इसे जो है आप रेडीमेड बना के बेचते हो, तो कपड़ा के काटने में फिर जो आकार बनेगा, कॉलर वालर बीच में लगाते हो, तो क्या अलग से कॉलर का दाम अलग है? हाथ में जो पहनते हैं हथबहुआ, उसका दाम अलग है? नहीं ना, शर्ट के दाम लास्ट में ना आप तय करोगे जी, पूरा जोड़ जाड़ के। तो जो मध्यवर्ती वस्तु है ना, उसे शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके और भी अच्छे से एग्जाम्पल मैं एक दिन और दिया था, तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा, देहाती भाषा में मैं बताया था ना, है ना। इसके अलावा जो ये मध्यवर्ती वस्तु को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। मध्यवर्ती वस्तु बीच वाला, बिचौलिया चीज़ को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम सेवाएं, इन सबको तो सेवा करते हैं, शामिल करते हैं, लेकिन मध्यवर्ती वाले को नहीं। GDP किसी अर्थव्यवस्था द्वारा बता ही दिया क्या होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है सेवाओं और जो है आपका, है ना, अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में। इनके अलावा GDP में से आप क्या घटाएंगे? तो NDP निकलता है। तो डिप्रिसिएशन घटाते हैं, VVI करके रखेंगे। कई दफ़ा आपको पूछा जाता है NDP डिप्रिसिएशन, जिसे मूल्यह्रास कहते हैं। ये जब आप GDP में से घटा देते हो ना, तो आपको जो है NDP निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। डिस्पोजल पर्सनल इनकम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं, तो उस पर जो आपका सरकार का टैक्स है वो देने के बाद ही आप जो है व्यय करने योग्य आप कमा रहे हो, तो उसे डिस्पोजल पर्सनल इनकम कहते हैं। तो आपके जो है पर्सनल इनकम जो भी आएगा, उसमें से डायरेक्ट टैक्स जब आप घटा दोगे, यानी आयकर जब आप चुका दोगे, तो जो आपके हाथ में रहेगा उसे बोलते हैं भैया डिस्पोजल पर्सनल इनकम। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP क्या होता है? GDP में हम X जोड़ देते हैं और M को घटा देते हैं। X और M का मीनिंग कई दफ़ा बता चुके हैं, चूँकि ये यूपी पुलिस की क्लास है, यहाँ नहीं बताया हूँ, इसीलिए आज बता दूंगा, फिर नहीं बताऊंगा। ये देखिए, जो आपका X होता है ना, कि एक ऐसा आदमी जो X को जिसको जोड़ते हैं ना, एक ऐसा आदमी जो अपने देश का है लेकिन विदेश में जाके कमा रहा है, जैसे राम सऊदी अरब में जाके, है ना, कमा रहा है। और एक जो M है, ये एक ऐसा आदमी होता है जो विदेश का है लेकिन देश में आके कमा रहा है। तो साइमन जो है ये हमारा उड़ीसा में रह के कमा रहा है। तो जो विदेशी आदमी हमारे देश से कमा रहा है उसको घटा देते हैं, M को घटा देते हैं, और जो देशी आदमी विदेश से कमा के हमारे GDP में ही ग्रोथ कर रहा है ना, तो उसको जोड़ देते हैं, ठीक है भैया, समझ रहे हैं। इसके अलावा निम्न स्तरीय वस्तु वह वस्तु है जिसकी मांग पर उपभोक्ता की आय विपरीत दिशा में बढ़ती है। अब निम्न स्तरीय वस्तु क्या होती है? तो नाम से स्पष्ट है कि निम्न स्तरीय मतलब घटिया टाइप का। तो ऐसी वस्तु क्या होती है कि जब आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आप ऐसी वस्तु को चोट नहीं करते हो खरीदने में, ठीक है, तब आप अच्छा खरीदोगे। अरे भाई पैसा रहेगा तब ना। मुफ्ती का, ये जॉन प्लेयर और क्या क्या ब्रांड होते
होता है पीटर इंग्लैंड, ये सब का लोग कपड़ा पहनता है। अगर पैसवा नहीं रहा तो फुटपाथों पर से काम चला लेते हैं, ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा वर्ष 2023 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाली जो है ये स्टेट, ये आपका महाराष्ट्र एज इट इज है, लेकिन उत्तर प्रदेश छलांग लगाते हुए दूसरा स्थान पे आ गया है, तमिलनाडु को बाहर ढकेलते हुए, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रहेगी। इसके अलावा गिफिन वस्तु क्या होता है, मैंने बताया था कि जिसपे मांग की नियम एप्लीकेबल नहीं होती है वैसे हम गिफिन वस्तु कहते हैं। स्थानापन्न वस्तु क्या होता है ये भी बता चुका हूँ कि जैसे कोई आदमी जैसे पेप्सी पीता है, बहुत शौकीन है, पेप्सी का दाम बढ़ गया तो कोको कोला से काम चला रहा है, काम तो सेम ही हो रहा है ना, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा, इकोनॉमिक्स के टर्म भी आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं। इनके अलावा लोक लेखा, अच्छा एक पूरक वस्तु भी होता है। पूरक वस्तु में रिलेशन स्थापित करके आपको बताया था कि पूरक वस्तु एक के बिना एक अधूरा होता है। जैसे, है ना, अगर आप मोटरसाइकिल ले लिए तो पेट्रोल चाहिए होगा, या फिर उसके लिए जो भी ईंधन से चलता होगा, हो सकता है इलेक्ट्रिक से चलता होगा, तो इलेक्ट्रिक आपको कम से कम चाहिए होगा। बिना इलेक्ट्रिक या बिना पेट्रोल के आपके जो इंजन है वो किसी काम के नहीं, मतलब आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें रिलेशन स्थापित करके बताया था कि जब इसमें से एक का भाव बढ़ता है तो दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। इनके अलावा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब हैं, है ना, ओम बिरला साहब हैं, है ना। अभी अब कौन सा लोकसभा चल रहा है, हमारी 17वीं। अभी 2024 में कौन से लोकसभा चुनाव होने वाली है, तो 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो लोक लेखा समिति होते हैं इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, यानी लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने साल का हुआ दादा, तो 1 साल का होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। इनके अलावा वर्तमान लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अधीर रंजन चौधरी है। अधीर रंजन चौधरी जो है कांग्रेस के हैं और विपक्ष के नेता ही लोक लेखा समिति में अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये 14वें नंबर के हैं। तो यही जो है लोक लेखा समिति में प्रतिवेदनाओं की जांच कर अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यानी लोक लेखा समिति में जांच करने वाला अधिकारी कौन हो गया, तो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, ये भारत सरकार के आदमी, है ना। इसके अलावा इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू नियुक्ति की जाती है, तो आर्टिकल 148 के अनुसार। और अपना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो अपना पावर है ये आर्टिकल 149 में वर्णित है, ठीक है। इनके अलावा प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं, इसमें राज्यसभा की कोई भी मेंबर नहीं होते हैं। अभी प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश बापट है। और इसमें भी एक नियम है कि जो सत्ता में रहता है उसी पार्टी का आदमी प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष होते हैं। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति जुड़वा समिति भी कहलाती है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा संसद के कुछ अस्थायी समितियां होती है और कुछ अस्थायी समितियां होती है। अस्थायी मतलब परमानेंट टाइप से, अस्थायी मतलब काम हुआ उसके बाद आप अपने घर मैं अपने घर, ठीक है। इसके अलावा जो संसद की अस्थायी समितियां जैसे लोक लेखा समिति ये हर साल आता है। प्राक्कलन समिति ये भी फिक्स है। कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, SC/ST समुदाय के कल्याण हेतु जो समितियां हैं वो सब जो है ये आपका परमानेंट वाला समिति है। जबकि अस्थायी समिति कौन होगा, नाम से स्पष्ट है भैया, अस्थायी समिति है तदर्थ समिति, सलाहकार समिति। अब जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पे बहुत सारा लोड बढ़ गया है, काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेंच को बैठाना है फैसला वगैरह करने के लिए, तो क्या होता है वहाँ पे जो जजेस होते हैं वो तो मैक्सिमम 34 ही हो सकते हैं, यानी 33+1 ही हो सकते हैं। तो जो चीफ जस्टिस है वो तो एज जहाँ पे रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, तो वहीं रहेंगे। अब इनको और भी पीठ बुलाना है तो इनके लिए तदर्थ न्यायाधीश की जो है ये नियुक्ति करते हैं। और कैसे होती है नियुक्ति, मैंने आपको बता दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के CGI जैसे अभी DY चंद्रचूड़ साहब हैं जो 50वें नंबर के हैं, वो राष्ट्रपति को पहले इस बात की जानकारी देंगे, फिर राष्ट्रपति की हामी के भरने के बाद जो है जिस भी हाई कोर्ट से वो डिमांड करेंगे उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे भी सलाह लेंगे। इसे हम कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है भाई। हम यहाँ तदर्थ न्यायाधीश की बात की है, लेकिन तदर्थ समिति भी क्या होता है, अस्थायी समिति होता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात राजहरप नीति किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था। आप सभी जानते हैं कि डलहौजी ने राजहरप नीति चलाया था कि ब्रिटिश राज में राज को मिला, और सबसे पहले मिलाया था सतारा को 1848 में। सतारा महाराष्ट्र में है, सतारा सांगली ये सब कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है भाई। तो ये लॉर्ड कैनिंग ने इसे
समाप्त किया था। ये परंपरा आदिकाल से चलता आ रहा है। अच्छा या बुरा काम, जो पार्टी सत्ता में रहेगा, दूसरा पार्टी आएगा तो उसे या तो बंद करवाएगा या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करवाएगा। मॉडिफाई करवाया मतलब कमी था, बंद करवाया मतलब गलत था। समझ रहे हैं आप? तो भले ये हमारे हित में नहीं था, लेकिन ऐसे ही चलता आ रहा है और यही राजनीति है। ठीक है भैया। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले 1848 में सतारा को ब्रिटिश राज में मिलाया था। अवध को कब मिलाया था? आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हैं। अवध को कब मिलाया था याद रखिएगा, 1856 में। बहुत अच्छा है, 1856 में ही आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था, तो दोनों को एक के साथ याद रख लें। आज हम भी इसको अपनी कड़ी में जोड़ लेंगे। इसके अलावा नागपुर को 1854 में मिलाया था। 1854 में ही वुड के डिस्पैच भी लागू हुआ था। 1849 में संबलपुर आपका उड़ीसा में है। ठीक है, कालाहांडी भी उड़ीसा में है। इसके अलावा डलहौजी के समय कुछ प्रमुख कार्य, जैसे आपका भारतीय रेल की शुरुआत, ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, 1853 ईस्वी में हुआ था। पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, उसी के समय आपका वुड के डिस्पैच लागू होता है 1854 में। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था 1856 में, लेकिन ये लागू कहाँ से हुआ था? कैनिंग ने इसे लागू करवाया था, लेकिन आ गया था किसके समय? तो डलहौजी के समय। देखिए 1856 एक ऐसा ईस्वी है कि डलहौजी भी रहा और कैनिंग भी रहा। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डाक टिकट का प्रचलन 1854 में डलहौजी के काल में हुआ। शिमला को ग्रीष्मकालीन भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, तो ये भी डलहौजी ने ही बनाया था। इसके अलावा पंजाब में कूका आंदोलन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, और कूका आंदोलन के संचालनकर्ता भी पूछे जाते हैं, तो बताइएगा राम सिंह और बालक सिंह। ये पंजाब क्षेत्र में हुआ था कूका आंदोलन। इनके अलावा बंगाल विभाजन के 1905 में जब होती है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना होती है। ये सब कौन करता है? कर्जन करता है। कर्जन के समय एक देश में कौन सी आंदोलन हुई? तो स्वदेशी आंदोलन हुई। ठीक है भाई, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान ही हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा ज्ञान में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे? उसमें एक ऑप्शन होता है स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 1915 में वापस ही आया था अफ्रीका से, तो 1905 में कहां से शामिल हो जाएंगे? इसके अलावा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1774 में हुआ था। कोई बच्चे 1773 नहीं कहेगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ था 1774 में। उस समय अंग्रेज कौन रहा होगा? तो वैरन हैंगस्टस रहा होगा। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में हुआ था। 1774 में रोहिल्ला युद्ध भी हुआ था बैरन हैंगस्टस के समय। ये सब बात थोड़ी बहुत तो लिंक करके ध्यान रखिए मेरे भाई। भारत में सिविल सेवा का जनक हम कर्नवालिस को कहते हैं, है ना। और आपका जो है, इन्होंने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त भी लगाया था। बंगाल के साथ साथ बिहार में भी लगाया था, छूट गया है, मैं लिख के दूंगा। अच्छा, यहाँ लिखा है भाई, बिहार में और बंगाल में लगाया था आपका अस्थाई बंदोबस्त। कौन भैया? लॉर्ड कर्नवालिस। इसके अलावा चूंकि आप जानते हैं ना कि पहले बंगाल ही था ओवरऑल, बिहार भी बंगाल में ही था, फिर बंगाल से बिहार अलग हुआ, फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा भी अलग हो गया, फिर जो बचा हुआ शेष बिहार है उससे 2000 में झारखंड अलग हो गया। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री है आपका कौन है भाई? सोरेन बाबा। उसको ले गए हैं कल जेल। ठीक है भाई, ईडी वाले। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लगाया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में इन्हीं के काल में, तथा तृतीय जो आपका युद्ध हुआ था, एक सेकंड, तृतीय ये क्या लिखा है? कुछ तो सुर, ठीक है भैया, यहाँ पे कुछ जो है ये गलत है। ठीक है, इसको कुछ मिस हो रहा है बीच का वर्ड, है ना। इसके अलावा वर्ष 2022-23 तक, इसको पहले देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1782, इन्हीं के काल में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे मैसूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैसूर कर लीजिएगा। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध नहीं हुआ था 1792 में, इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चौथा जो अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1799 में हुआ था, और इसी में जो है आपका मृत्यु हो गया था टीपू सुल्तान का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो आपका वर्ष 2022-23 तक कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कपास अपने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस ही रखती है। तो कपास के जो उत्पादन में अग्रणी राज्य है ये हमारा है भैया गुजरात। कौन है भैया? हमरो गुजरात। ठीक है, कपास जो है सबसे ज़्यादा अभी भी गुजरात में होती है, 2022 में भी, है ना। इसके अलावा कपास काली मिट्टी की फसल है, और काली मिट्टी में ये सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए जिस मिट्टी में ये होता है उसे कपासी मिट्टी या फिर काली मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी कहा जाता है। भारत में कपास की खेती लगभग 15 स्टेट में होती है। ये कौन कौन से स्टेट है? तो जो नहीं है उसी को याद रखिएगा, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि कपास की खेती उड़ीसा में
भी होती है। कपास की खेती आपका असम में भी होती है, कपास की खेती आपका ये राजस्थान में भी होती है। बाद बाकी आश्चर्य नहीं होगा, बाद बाकी हो सकता है, लेकिन इन सभी में भी होती है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ तो होगा ही, जैसे तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना और कहाँ गया आंध्र प्रदेश, इस सब में तो होगा ही, कर्नाटक भी है इधर, तो ये सब में होगा ही। क्यों? क्योंकि डेक्कन की पठार की जो है फैलाव वहाँ पे ज़्यादा है, और डेक्कन की पठार की बनावट जो है आग्नेय शैल की है, और आग्नेय शैल के क्षरण से ही काली मिट्टी की निर्माण बनती है। तो जब क्षरण होगा तो पहाड़ पे चला जाएगा, मिट्टिया के नीचे बहेगा, तो नीचे आएगा तो आसपास के क्षेत्र में काली मिट्टी बहुल क्षेत्र पाई जाती है, तो कपास की खेती होती है। ठीक है, बाद बाकी जो आश्चर्य वाला है उसे जरूर याद रखें। इनके अलावा कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी ने किया, ऐसा प्रमाण मिला था वहां से। चीनी उद्योग में अब उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, 2022 में यह स्थान महाराष्ट्र के पास था, लेकिन आज भी जो चीनी की मील है ये सबसे अधिक महाराष्ट्र में ही है, ध्यान रखिएगा। विश्व में कपास सबसे अधिक चीन में होता है, और विश्व में सबसे अधिक जूट भारत में होता है। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक को सम्मानित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक को सम्मानित किया गया था शिक्षक दिवस 2023 5 सितंबर को। ठीक है, कुल 75 टीचर को सम्मानित किए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, है ना, की थी, है ना। तो इसमें 3 उत्तर प्रदेश के थे, और अभी हमने कहा कि पद्मश्री कितने को दिया गया 2024 में उत्तर प्रदेश के, तो पद्मश्री 12 जने को दिया गया था। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में यहाँ पे जानकारी मैं दे देता हूँ 1-2-3 सेकेंड में। देखिए, कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करता है, वो अगर 70 रुपया खर्च करता है तो समझिए वो एग्जाम के पास होने लायक कंटेंट ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ यूपी पुलिस का चाहते हैं, जिसका आप देख रहे हैं, इसमें आपको 25 वीडियो मिलेंगे तो 35 रुपये। इसके अलावा एक बिहार एसएससी की चल रही है जो आपका 35 रुपया में है ना। तो ये तीनों, बाद बाकी अगर कोई सा भी 2 लेते हैं एसएससी के साथ यूपी पुलिस या बिहार पुलिस, तो मात्र 90 में मिलेगा। अगर आप तीनों ऊपर का कंटेंट लेते हैं तो 100 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करें, या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करते ही आपको व्हाट्सअप पे रीडायरेक्ट करेगा, और आपको जो है वहाँ पे बात कर लेनी है। चलिए, ज़्यादा मत सोचिए भैया, ये 60-70 रुपये में समझ लीजिए कि मुझे मिठाई खिला दिए पास होने के बाद, आप ले सकते हैं आराम से। और आज भी आपने देखा है 2-3 बच्चे ने स्टेनोग्राफर में ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेजा, काफ़ी खुशी के आंसू छलक जाते हैं जब किसी के घर में इस प्रकार की चिराग जलता है, क्योंकि अपने इंडिया में अभी भी बहुत बेरोजगारी है, और कहीं एक पूरी तरीके से स्टेबल हो जाना। हम निम्न वर्गीय और मिडिल वर्गीय फैमिली में मैं भी वहीं से हूँ, और मैंने इस चीज़ को देखा हूँ, और सेम जो भावना आया था वही यूट्यूब पे लिखा हूँ। मैं कोई भी बात बनावटी नहीं बोलता हूँ, जो अंदर से आता है वही। कितना आदमी बोलता है वीडियो को एडिट करते हैं, वो करते हैं, कुछ नहीं, शोर आ रहा है बाहर से, मुझे क्या करना है। जो पढ़ने वाले बच्चे कंसंस हो गए वो पढ़ेंगे, ठीक है, उनको पढ़ने से मतलब है, न कि डिजाइन से मतलब है। इसीलिए मेरे पीडीएफ वगैरह में आपको डिजाइन फूल पत्ती नहीं मिलेंगे, सिर्फ काम की बात मिलते हैं। सम्मानित शिक्षकों में मेरठ के केएन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सुधांशु शेखर हैं, बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश, और फतेहपुर के आसिया मैडम। तो इन तीनों को जो है यूपी गवर्नमेंट यूपी के हैं, और इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा टीचर्स डे पे जो है टीचर वाली अवार्ड दिया गया। टोटल 75 टीचर को अवार्ड दिया गया था 2023 में द्रौपदी मुर्मू मैडम के द्वारा। गणतंत्र दिवस 2024 पे 12 जने को पद्मश्री मिला है जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पे उत्तर प्रदेश के 16 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2023 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 94 टीचर को, उत्तर प्रदेश के सरकार का जो अपना टीचर्स डे पे पुरस्कार होता है वो वाला दिए हैं, और ये केंद्र सरकार में 3 जने को दिए थे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अब गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये आप सभी जानते हैं, जो नेपाल में स्थित है। तो ये किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इस अभिलेख का नाम है रुमनदेई स्तंभ लेख। इससे प्राप्त होता है जानकारी कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महाराष्ट्र स्थित अजंता की जो गुफा है उसमें बौद्ध धर्म की चित्रकारी वर्णित है, और कहा जाता है कि जातक की कथा वर्णित है। जातक मतलब बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथा वर्णित है, ठीक है। जातक भी ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, और आपका त्रिपिटक भी ग्रंथ है। तो त्रि मतलब 3, मतलब 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम पिटक। जातक एक अलग ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, उसमें जो है रिबॉर्न की बात बताई गई है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ में आएंगे तो यही बता दिया, 3 त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिम पिटक। अधिम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति जो आपका पाटलिपुत्र में अशोका के समय हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने किया था। तो इसके राइटिंग का श्रेय भी इसे ही दिया जाता है कि जो अधिम पिटक है ना,
वो मोगली पुत्र तीस के द्वारा लिखा गया था। बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटना, एक तो महापरिनिर्वाण है, महाभिनिष्क्रमण है और धर्म चक्र प्रवर्तन है। आप जो जानते हैं महापरिनिर्वाण जो है ये मृत्यु को कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण जो है ये गृहीत त्याग को, और धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश से संबंधित है। बौद्ध धर्म से सबसे अधिक प्रचार प्रसार करने वाले मौर्य सम्राट कौन हुए? तो अशोक हुए। इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। आर्यक वंश के जो शासक है, संस्थापक ही कहिए, बिंबिसार, तो वो भी बौद्ध धर्म को ही मानते थे। बौद्ध धर्म कालांतर में 2 भागों में बटे, हीनयान और महायान। तो जो आपका जो कनिष्क है इसके बारे में पूछा जाता है कि कनिष्क जो है ये किस भाग से जुड़े रहे बौद्ध धर्म से? तो आप कहिएगा महायान से। ठीक है। इनके अलावा बौद्ध धर्म के 4 संगति किसके किसके काल में हुए? तो आइए बात करते हैं। पहला हुआ अजात शत्रु के काल में। कहाँ पे हुआ भैया? राजगीर में। ठीक है। इसके अलावा दूसरा हुआ कालाशोक के समय वैशाली में, तीसरा हुआ अशोक के समय पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ कनिष्का के समय कश्मीर में। तो ये बौद्ध धर्म के 4 गो है। जैन धर्म का हमने 2 गो बताया है, बैठक हुआ था। तो जैन धर्म के 2 बैठक आप लोगों से डिमांड है कि कहाँ कहाँ हुआ था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं। और कल हमने क्या बताया था कि 2011 जनगणना के अनुसार श्रावस्ती वो जिला है जहाँ सबसे कम आपका जो है क्या है भैया, लिटरेसी रेट है। ठीक है। इसके अलावा उपदेश की भाषा क्या थी? तो पाली थी आपका, किसका? बौद्ध का। और जैन में क्या था? प्राकृत। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मठ स्तूप जैसे धमेक, ये धमेक कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, पिपराहवा, है ना। इसके अलावा केसरिया स्तूप ये बिहार में है। फडोंग मठ, रुमटेक मठ ये सिक्किम में है। हेमिस मठ लद्दाख में है। ताबो मठ, गोम्पा मठ ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सब जैन धर्म की जो है जगह है, आपको ध्यान रखना है। मठ मंदिर से समझ लीजिएगा। और स्तूप जैन धर्म में वह होता है जो उनके जो है हित के समान को जो है सहेज कर रखा जाता है, सुरक्षित रखने की जो जगह होती है उसे स्तूप कहा जाता है। और स्तूप के ऊपरी भाग को हमने कहा था हर्मिका या हर्निका कहा जाता है या छत्र कहा जाता है। ठीक है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा दिव्य कला मेला 2023 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये बनारस में किए गए थे। बनारस में मनाए जाने वाले अन्य त्योहार में आएंगे तो गंगा पुष्करालु उत्सव, देव दिवाली, ये सब जो है आपके बनारस में मनाए जाते हैं। इसके अलावा बनारस के कुछ प्रमुख मंदिर में आएंगे तो तुलसी मानस मंदिर ये बनारस में है ना। इसके अलावा मानस मंदिर, इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, काल भैरव मंदिर, भारत माता का मंदिर, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे है? तो बनारस के अंदर स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ष 2015 में यूनेस्को ने बनारस को संगीत का शहर के रूप में घोषित किया था, तो ये ध्यान भी रखेंगे। और संगीत नगरी ग्वालियर को भी कहते हैं, वो भी यूनेस्को ने ही घोषित किया है। तो दोनों में थोड़ा सा ये है, तो देखिएगा कभी भी दोनों में एक ऑप्शन, मतलब जब भी पूछेगा ये तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ग्वालियर और बनारस, है ना। इसके अलावा अभी साहित्य का शहर भी घोषित किया है कोझिकोड को। इसके अलावा बनारस का नाम बरूना और 80 नदियों के नाम पे रखा गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बरूना और 80 से नाम ही बना पड़ा है बनारस। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो 2015 में यूनेस्को ने बनारस को संग बता ही दिया था। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन जो एससीओ है, इसका अपना पहला पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी बनारस को ही घोषित किया था। प्रसिद्ध धमेक स्तूप बनारस में है, ये सब तो बता ही दिया है। इनके अलावा हम चलते हैं आगे। बनारस पास्ट में महाजनपद की राजधानी रह चुका है, काशी की राजधानी बनारस, इसीलिए हम काशी भी कह देते हैं बनारस को। इसके अलावा मंदिर की बात आई है, चूंकि अब राम मंदिर के अभी उद्घाटन हुए हैं तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि भैया मंदिर, कल भी बताया था ये कि मंदिर में देवी देवता कहाँ रहते हैं, तो गर्भगृह में रखे जाते हैं। इसके अलावा अधिकांश जो उत्तर भारत में मंदिर है ये नागर शैली में बनते हैं, और दक्षिण भारत की जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बनते हैं। जो राम मंदिर अभी बना है ये आपका जो है नागर शैली में ही बनाए गए हैं। जहाँ पे नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिली जुली कॉम्बिनेशन हो तो वहाँ पर जो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बेसर शैली कहते हैं। और बेसर शैली का उदाहरण है हमारे यहाँ, ऐसे तो बहुत है साउथ में, लेकिन यहाँ मैं बता दूं आपको कि जो वृंदावन मंदिर है, वृंदावन है ना, वैष्णो मंदिर वृंदावन में है, तो ये आपके जो है द्रविड़ और नागर दोनों की मिली जुली कॉम्बिनेशन है, इसे हम इसमें गोपुरम भी है ना। अच्छा, एक विषय और है कि जो द्रविड़ शैली के मंदिर होंगे उसमें गोपुरम होता है, और गोपुरम क्या होता है? एक लंबा गलियारा होता है। ठीक है। अभी मंदिर का आप छाप मैंने कल आपको दिखाया था पीडीएफ में। कल किस चीज़ की क्लास हुई थी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एसएससी का हुआ था, देखिएगा। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलियस डायस ने किया था। केप ऑफ गुड होप की खोज, है ना, कौन किया था भाई? बार्थोलियस डायस, इसका नाम ही ऐसा है भाई। इसके अलावा बार्थोलियस डायस ने इसकी खोज कब की थी? तो 1488 में की थी।
केप ऑफ गुड होप की खोज, ठीक है। ये पुर्तगाल के निवासी थे और मज़े की बात है कि इसी रास्ते से जो है भारत की खोज करने का श्रेय जो वास्को डी गामा को दिया जाता है। तो ये इसी रास्ते से होके भारत के कालीकट पहुंचे थे 1498 में, ठीक है। कालीकट का जो है कोझीकट भी नाम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आया, तो दूसरी बार कब आया? तो दूसरी बार 1502 में आया वास्को डी गामा भारत, और इसके बाद ये यहीं रह गए, बाद में यहीं पे इनका अंत्येष्टि हो गया। इसके अलावा सांची के स्तूप का खोजकर्ता कौन है? हेनरी टेलर। देखिए ये क्वेश्चन भी आए हैं, खास करके एसएससी के लिहाज से। एसएससी सभी बच्चे जानते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था, लेकिन खोज करने का श्रेय जब भी कहेगा तो हेनरी टेलर को आंसर करना है। 1818 ईस्वी में किए थे। इनके अलावा हड़प्पा शहर की खोज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 के अंदर। हड़प्पा इसी शहर के नाम पे तो हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता का, ठीक है भाई। इसके बाद मोहनजोदारो का 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा होता है। और हड़प्पा सभ्यता से एक एक बात हमने आपको बता दिया है, इससे बाहर नहीं आएगी। इनके अलावा मोहिनीअट्टम के नर्तकियों द्वारा चमकीली सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? जो मोहिनीअट्टम नृत्य होता है तो उसमें जो नर्तकी होते हैं, जो डांसर कहना सही नहीं रहेगा, नर्तकी होते हैं, है ना, जो नृत्यांगना होती है, तो वो जो साड़ी पहनती है तो उसके बॉर्डर किस कलर का होता है? तो सफ़ेद या हल्का सफ़ेद कलर का, ठीक है। वर्ष 2024 में मोहिनीअट्टम के लिए ही 2 कलाकारों को पद्म विभूषण दिया गया है। 5 में से 2 जो है आपके मोहिनीअट्टम के ही कलाकार हैं। एक कौन है? सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, और दूसरा बैजंती माला बाली। इसके अलावा मोहिनीअट्टम में ही ट्रांसजेंडर समाज की पहली जो है आपका नृत्यांगना जिसे आपको पद्मश्री दिया गया था, इनका नाम है नर्तकी नटराज। इन्हें 2019 में दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मोहिनीअट्टम ने, माफ़ कीजिएगा, भरतनाट्यम, सॉरी, भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है। इसके शारीरिक क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, अभंग, सभंग और त्रिभंग, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि इसकी नृत्य प्रस्तुति की भी अलग अलग भाग हैं। जैसे सबसे पहले अलिरप्पू होता है, इसमें कविता संग्रह वगैरह होते हैं, फिर जाति स्वरम, फिर शब्दम, और फिर आपका तिल्लाना होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये शारीरिक हाव भाव के 3 भागों में, बाद बाकी प्रस्तुति को भी अलग अलग रूप में दर्शाए जाते हैं। इनके कलाकार पास्ट में हमने अच्छे से करा दिया है। इवन 2022 तक का कलाकार जो भी अवार्डी हैं सभी करा दिए हैं, और 2024 में जो आए हैं पद्म भूषण उनको भी करा दिए हैं। एक दिन और देखता हूँ और भी एक अच्छे से जो है नृत्य पे करा दूंगा। इसके बाद नृत्य वाला पोर्शन नहीं रखूंगा। सितंबर 2023 में डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन सा राज्य है? देखिए, जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता जो है ये उत्तर प्रदेश है। हम उत्तर प्रदेश की एग्जाम देने जा रहे हैं। खेल भावना से कोई भी चीज़ जीतेगा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सितंबर 2023 में जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता उत्तर प्रदेश हैं, है ना। और ये कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर के अंदर कराया गया था। उप विजेता रहा था यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैं नहीं लिख पाया। चलिए, पश्चिम बंगाल उप विजेता है, विजेता है आपका उत्तर प्रदेश, हुआ था भुवनेश्वर में। जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के यहाँ लिखा है, उप विजेता पश्चिम बंगाल है, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रथम जनजातीय खेल जो 2023 में आपके उड़ीसा में कराए गए थे, तो ओवरऑल कैडर में जो है कौन विजेता रहा था? तो यहाँ पे उड़ीसा ही ओवरऑल कैडर में विजेता रहा था, जो होस्ट किए थे। 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुआ है, इनके विजेता कौन रहा है? तो यहाँ पे विजेता महाराष्ट्र रहा है। उप विजेता कौन रहे? तो सर्विसेज रहे हैं, ठीक है। जो आपके गुजरात के 36वें राष्ट्रीय खेल में विजेता रहे थे, ये 37वें में उप विजेता बने हैं। और आपका 38वां राष्ट्रीय खेल इस बार कहाँ पे होगा? तो उत्तराखंड के अंदर होगा। संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन रहे? कर्नाटक, ये 54 साल के बाद जीते थे। उप विजेता कौन है? मेघालय। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा खनिज उत्पादन क्षेत्र नोवामुंडी और पचाई खानी क्रमशः किस राज्य में स्थित है? देखिए, नोवामुंडी CGL में आया था, ये नोवामुंडी झारखंड में है, और ये पचई खानी ये आपका कहाँ पे है? ये सिक्किम में है ना। नोवामुंडी झारखंड में प्रमुख लौह अयस्क उत्खनन क्षेत्र है। और आपका जो है झारखंड के अन्य खनन क्षेत्र देख लेते हैं। तो झारखंड में आएंगे तो आपका मुसाबनी, धोबनी, पत्थरगोड़ा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा। पंसीरा बुदू, लोहा, रिचगूटा, है ना। रिचगूटा में क्या मिलेगा? रिचगूटा और बगडू में बॉक्साइड मिलेगा। पंसारी बुदू में क्या मिलेगा? लोहा। यहाँ पे सिंहभूम भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा सिक्किम के पचाई खानी में सीसा और जस्ता भी मिलता है और तांबा भी मिलता है। ये तीनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता है, क्योंकि ये सब जो है टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की खेतरी में तांबा बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे ये लार्जेस्ट में कह सकते हो, लेकिन वर्तमान में ये ज़्यादा उत्खनन नहीं कर रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो है
तो तांबे में मलाज खंड का जो है पहला स्थान है। तो मध्य प्रदेश में मलाज खंड और तड़ेगांव जो है ये तांबा बहुल क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, गुंटूर है ना, झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग की गिरिडीह, राजस्थान में भीलवाड़ा अबरख के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह झारखंड में, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और गुंटूर, राजस्थान में भीलवाड़ा, यहाँ सब क्या मिलेगा आपको, अबरख मिलेगा, अबरख। इसके अलावा वर्तमान समय में सबसे अधिक लोहा उड़ीसा, सबसे अधिक तांबा मध्य प्रदेश, सबसे अधिक कोयला छत्तीसगढ़ उत्खनित करते हैं, सबसे अधिक कपास आपने देखा गुजरात, सबसे अधिक चीनी आपने देखा उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक गेहूं देखा आपने उत्तर प्रदेश, ये सब ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा जूट देखा आपने पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा चावल देखा आपने पश्चिम बंगाल, ये सब ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर से क्वेश्चन आता है। विजयनगर साम्राज्य के अधीन संगम वंश के किस शासक ने होयसल को जीतकर विजयनगर में मिलाया था? देखिए अभी होयसल का जो मंदिर समूह है ये काफ़ी चर्चा में है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि इसे यूनेस्को जो है जगह दिए हैं, तो ये इसीलिए जो है यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन पड़ा मैंने इसे बनाया है। तो जो होयसल को जीतकर विजयनगर में मिलाया था विजयनगर साम्राज्य का राजा, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का हम लोग कह देते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि मैंने पढ़ा है कि भाई 4 वंश ने शासन किया था, संगम है ना, संगम, सुलुबा, तुलुबा और आपका फिर कौन सा भैया, अरबिदु। तो ये 4 वंशों ने शासन किया था। तो ये 4 वंश हैं, तो भाई एक आदमी कैसे संस्थापक हो सकता है? तो इनके अलग अलग होंगे कोई ना कोई सूत्रधार। तो सबसे पहले संगम वंश, तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम है ना, हरिहर प्रथम ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, पहले तो इसको हम बोलचाल में जैसे किताब लिखता वैसा है, 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ऐसे ही पूछता है। लेकिन अगर आपको पार्टिकुलर पूछे कि संगम वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो फिर हरिहर प्रथम लिखना है आपको। ठीक है, और आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि बच्चे आज तक हरिहर एवं बुक्का से आगे निकला ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के प्रथम वंश संगम, जिसके संस्थापक हरिहर प्रथम, जिन्होंने 1336 से 1356 तक शासन किया, इन्होंने होयसल को जीतकर विजयनगर में मिलाया। संगम वंश की प्राथमिक राजधानी एनेगोंडी तथा द्वितीय राजधानी विजयनगर। और द्वितीय राजधानी वाले कितने क्वेश्चन है? तो पहले वो हर्ष का भी द्वितीय राजधानी होता है, पहला होता है इनका थानेश्वर और दूसरा होता है आपका कन्नौज। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का भी दिल्ली से राजधानी, पहला दिल्ली हो गया और दूसरा क्या हो जाता है, दौलताबाद है ना, दौलताबाद हो जाता है। तो ये सब कुछ डबल राजधानी वाले जो क्वेश्चन है जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अलावा विजयनगर साम्राज्य के अधीन 4 वंशों ने शासन किया, जैसा कि मैंने अभी बता दिया था। ये कौन कौन है भाई? संगम वंश हरिहर प्रथम के द्वारा, सुलुवा वंश नरसिंह सुलुभ, तुलुवा वंश वीर नरसिंह तुलुभ। तो इसमें जो है इसीलिए क्वेश्चन कम राइज होता है कि भाई इनके संस्थापक कौन थे, क्योंकि ये नाम से ही स्पष्ट है, दोनों का नाम सेम है, नरसिंह। ठीक है, और विदु वंश तिरुमल। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले शासक कौन हुए? तो कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य को आजकल एग्जाम में इतना लंबा जो हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, किसको लेकर? तो कृष्णदेव राय को लेकर, क्योंकि ये बहुत सारे काम उस समय किए थे। ये तुलुवा वंश के थे, डायरेक्ट वंश भी पूछा जाता है। कृष्णदेव राय के काल में पुर्तगाली यात्री डोमिनिक पायस भारत आया था। डोमिनिक पायस हो गया, नूनीज हो गया, ये सब जो है आपका फैयान हो गया, आपका जो है हेनसांग हो गया, ये सब जो निकालो कांटी हो गया, ये सब जो आया तो किसके काल में आया? यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कृष्णदेव राय के दरबारी जो 8 तेलुगु कवि थे उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। वहीं पे अष्ट प्रधान जो है वो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था। नवरत्न जो है ये अकबर और विक्रमादित्य, अकबर और विक्रमादित्य, इन दोनों के जो है, विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त सेकंड, तो दोनों के नवरत्न कहा जाता था। शिवाजी का अष्ट प्रधान और कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज है ना। कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना अनमुक्त माल्याद है ना, इसके अलावा जामवंती कल्याणम। ठीक है, जामवंती कल्याण। अनूप मल्याद की भाषा था भैया तेलुगु। इसके अलावा इन्होंने हजारा मंदिर का भी निर्माण करवाया है। नागलपुरम जो कस्बा है उनका भी निर्माण करवाया है, नागलपुरम। ठीक है, कृष्णदेव राय। इसके अलावा इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की जो पतन होना स्टार्ट हुआ, ये तालीकोटा का युद्ध 1565 से पतन होना स्टार्ट हुआ। उस समय शासक था सदाशिव राव, लेकिन इस युद्ध में एक होता है कि नेतृत्व कौन किया, जैसे द्रोणाचार्य है, दुर्योधन मेन, लेकिन जो है आपका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो कभी कर्ण कर रहा है, कभी गुरु द्रोण कर रहा है। तो उसी प्रकार से जो नेतृत्व किए युद्ध का, इस युद्ध का यानी तालीकोटा वाले का, वो थे भैया राम राय। तो जैसा आपसे पूछेगा वैसा आपको आंसर देना है। ठीक है, सोच समझ के आंसर देना है। इसके अलावा
विजयनगर साम्राज्य में पतन का यह मेन कारण बना, यानी यह निर्णायक युद्ध साबित हुआ। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने वाले राज्यों में कौन कौन शामिल थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि कौन कौन शामिल थे। ठीक है, तो ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है, ये जो है राज शामिल था, ये जो है राज शामिल था, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। इसमें बरार शामिल नहीं था। इसमें जब भी पूछता है ना तो आपके एक बरार ऑप्शन में देता है, बरार, है ना, तो ये बरार शामिल नहीं था। बाद बाकी आपके सामने 4 है, ये शामिल था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं थे, तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट शामिल था। इसमें सातवाहन दे देता है तो वो शामिल नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन बिताए हैं हम इसमें, तो हमें पता है कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या पूछता है। तो आप लोग जो है निसंकोच होके देखिए, और अच्छा लग तो रहा ही होगा, लेकिन दिल को थामे बैठे हो कि लाइक कर देंगे तो इसका एक लाइक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मत करो। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा करी जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण नामक जो है प्रकाशन प्रतिवर्ष विश्व बैंक के द्वारा कौन सी प्रकाशन की जाती है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जो है जारी की जाती है प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक प्रतिवर्ष जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। और इस बार 2023 के लिए जो भारत को रैंक मिला है 127वां स्थान जो है दिया गया है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी जारी किया जाता है, और भारत को इसमें 67वां स्थान 2023 के लिए दिया गया है। भ्रष्टाचार निर्धारण सूचकांक कई बार पूछे जाते हैं कि कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका नाम ही है भैया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब समझते हैं ना, पारदर्शी। इसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, यानी विपो के द्वारा, WIPO विपो के द्वारा जो है जारी किया जाता है। 2023 में भारत को 40वां स्थान मिला है। इससे नाम से एक चीज याद आ गया कि पहले एक बैटरी चलता था निप्पो, है ना, निप्पो बैटरी चलता था, अब चलता है कि नहीं पता नहीं। इनके अलावा किस नियम में यह कहा गया है कि एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन में क्वांटम संख्याओं का एक समान सेट नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि भाई परमाणु के जो ये बॉक्स है इसमें मिनिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। और वो सेल जो आप सोच रहे हैं वो अलग है। ये जो आपने सेल सोचना है, जिसकी मैंने सूत्र भी बताया है कि भाई नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो जो है किसी कोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हमने कहा था 2n² होंगे, यानी 2 से आप जो है उस कक्षा की संख्या को गुना करते हैं, यानी पहला कक्षा में मैक्सिमम 2 गो होगा, दूसरा कक्षा में 2 दूनी के 4 दूनी 8 गो होगा, यानी कक्षा का स्क्वायर गुने 2, वर्ग से गुना कर देते हैं। तो वो चीज़ अभी नहीं सोची है। जो एक प्लेट होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पॉली ने कहा था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी सीधा नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो है पॉली के अपवर्जन सिद्धांत से वेरीफाई होता है। तो यही चीज़ इसमें लिखा गया है किताबी लैंग्वेज में, ठीक है। पॉली के नियम के अनुसार एक कक्ष के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण करना चाहिए या समान दिशा में नहीं होना चाहिए। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया था, हेनरी बेकरल। ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप क्या लगाओगे, तो मैडम क्यूरी वगैरह से भी काम चला लिया जाएगा, क्योंकि वो लोग भी मदद किए थे इस प्रकार के तत्वों को खोजने में। कृत्रिम रेडियो सक्रियता, ये तो एक नेचुरल वाला कि भाई 83 परमाणु क्रमांक से अधिक होगा तो अपने आप अल्फा बीटा गामा जो है ये उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना की खोज हेनरी बेकरल ने किया। इस प्रोसेस को जो है रेडियो सक्रियता कहते हैं, ठीक है। अल्फा पे पॉजिटिव, गामा पे जो है कोई नहीं, और बीटा पे निगेटिव। ये सब मैं बता दिया हूँ कि इसका भेदन क्षमता कम होता है, किसमें आयनन ऊर्जा अधिक होते हैं, सब बता दिया है। तो जो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किया ये जूलियट ने किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे ने हेनरी बेकरल इसमें लगा के आ गया है, तो ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा क्वांटम सिद्धांत का वर्णन जो है मैक्स प्लांक, जो प्लैंक कांस्टेंट जो है इसका H से निरूपित किया जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अष्टक का नियम कौन दिए थे, न्यूलैंडस महोदय ने दिए थे। और आपसे पूछा जाता है कि भाई अष्टक के नियम जो है कहाँ तक लागू होता था, तो कैल्शियम तक ही लागू होता था, ये भी ध्यान रखेंगे। आपको अष्टक का नियम क्या कहता है कि कोई भी अष्टक के नियम में न्यूलैंडस महोदय ने कहा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने कहा कि भाई ये पहला तत्व है ना, ये 8वें तत्व के गुणधर्म से काफ़ी मैच करता है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है कैल्शियम के बाद जो है फॉल्स हो गई, इसीलिए चला नहीं। इनके अलावा एक त्रिक का नियम था कि भाई 3 तत्व में ना कि बीच वाले का जो है इन दोनों के एवरेज के जैसा गुण होगा, तो इस प्रकार से था, जो डबराइनियर ने दिया था, यहाँ पे नहीं लिखा है, पहले बताया है। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने खोजा था। देखिए परमाणु भले ही टूट के फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने, फिर उसके कई सारे कैंटिकन जैसे एंडरसन वगैरह ने पॉजिट्रॉन की खोज की, पॉली ने आपका जो है न्यूट्रिनो की खोज की, लेकिन फिर भी जो पिता है वो डाल्टन को ही कहा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले परमाणु की खोज इन्होंने ही किया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है,
है। अविभाज्य मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता, बाद में ये टूटा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है परमाणुवाद के सिद्धांत को डाल्टन के लिए ही याद करेंगे, क्योंकि भाई ये जब तक होता नहीं तब तक लोग आगे बढ़ता नहीं। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक सनराइज उद्योग का उदाहरण है? देखिए, सनराइज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जिसमें आने वाले भावी भविष्य में हमें काफ़ी ज़्यादा रोजगार की अवसर प्रदान या फिर सृजन होने की काफ़ी चांसेस हैं। तो ये दूर संचार क्षेत्र को जो है हम सनराइज उद्योग में या फिर सूर्योदय उद्योग में रख सकते हैं, ठीक है। सनराइज उद्योग से जो चीज़ मैंने बताया यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। प्राथमिक सेक्टर में वैसे गतिविधियों को रखा जाता है कि जो डायरेक्ट नेचर से प्रेरित हो, है ना। प्राथमिक सेक्टर कहने का मतलब है कि भाई ऐसा चीज़ जिसमें जो है कोई फैक्ट्री वैक्ट्री की ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, डायरेक्ट नेचुरल चीज़ होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके की जाए, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी, ये सब जो है सीधे नेचर से जुड़ा हुआ है ना। हालांकि आजकल भाई ऐसे भी हो सकता है ना, कि जरूरी थोड़ी है कि ट्रैक्टर से खेती होगा, है ना, हल से भी हो सकती थी, है ना। तो ऐसे ही समझिए जो नेचर से डायरेक्ट जुड़ा हो प्राकृतिक संसाधन से, तो ये जो है आपका प्राथमिक में है। द्वितीय सेक्टर में वो होता है जिसके उत्पादन के लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है और जो काफ़ी हद तक प्राथमिक सेक्टर पे डिपेंड होता है, उसे हम द्वितीय सेक्टर कहते हैं। जैसे सूती कपड़ा उद्योग, अब धागा रहेगा, कपास रहेगा तब ना होगा। शक्कर उद्योग, गन्ना रहेगा तब न बनेगा। इस्पात उद्योग, लौह अयस्क निकलेगा, और निकलेगा, माइनिंग होगा तब न बनेगा हो। रसायन उद्योग, कई सारे रसायन आएंगे तब बनाएंगे। प्लास्टिक उद्योग, ये सब जो भी है, बिस्कुट बेकरी, है ना, तो ये सब जो है प्राथमिक उद्योग पे डिपेंड रहता है। इसे हम कहते हैं भाई द्वितीयक उद्योग, द्वितीयक सेक्टर, या फिर द्वितीयक सेक्टर को हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो है आउटपुट प्राप्त होता है। इसके अलावा तृतीयक सेक्टर क्या होता है? ये जो है कोई चीज नहीं बनाता है, लेकिन ये क्या करता है कि पहला और दूसरा सेक्टर इन दोनों को प्रोत्साहित करता है आर्थिक रूप से, ठीक है। तो ये है हमारा तृतीयक सेक्टर, या फिर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है गतिविधियों के द्वारा। जैसे एग्जांपल, बैंक जो है आपको बिजनेस चलाने के लिए लोन देगा, बैंक जो है कृषि करने के लिए आपको लोन देगा, तो इस काम में जो है प्राथमिक काम में आपको मदद कर रहा है। इसी प्रकार से कोई परिवहन ले लीजिए, परिवहन जो है ना, परिवहन जैसे मान लीजिए आपका कच्चा माल लाना है तो परिवहन आपको मदद करता है, तो आपको जो है उस मतलब काम में अंजाम देने में जो है आपकी मदद कर रहा है। तो ऐसा होता है तृतीयक सेक्टर, इसीलिए इसका नाम है सेवा सेक्टर, ठीक है। ये सेवा करता है, आप समझ गए होंगे, बैंकिंग, परिवहन, ये सब सेवा सेक्टर में आ जाएगा। अगर कोई आदमी द्वितीयक सेक्टर में काम कर रहा है तो उसे ब्लू कॉलर कर्मी या ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, और जो तृतीयक सेक्टर में कहते हैं इसे व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। और ये भी DRDO के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? समन जो है ये आपका मैनपुरी में स्थित है, ठीक है, समन पक्षी अभयारण्य। इस पे एक गीत भी था ऐसा कुछ, है ना, जो कच्चा बादाम वाला गीत आया था ना, कच्चा बादाम वाला, तो उसमें भी कुछ समन समन बोलता था, जैसे मैं सुन रहा हूँ, हो सकता है बंगाली में कुछ और बोल रहा हो, ठीक है। तो ये समन पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में जो है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? ये उन्नाव में है, जगह है। पार्वती अभयारण्य ये गोंडा में है। समसपुर भी है, देखिए समस ये समन है और एक समसपुर है, तो ये समसपुर है रायबरेली में, ठीक है भाई। इनके अलावा सांडी पक्षी अभयारण्य ये आपका कहाँ पे है? ये हरदोई में है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य ये बांदा में है, और इसे अभी, ये बुंदेलखंड वाला इलाका है बांदा, इसे अभी अभी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये बहराइच में है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दिल्ली से लाल किला परिसर में भारत पर्व नामक कार्यक्रम कब से कब तक चली है? इंपोर्टेंट, देखिए जो लाल किला परिसर में अभी 2024 गणतंत्र दिवस के जो है 3 दिन पहले, यानी अब 23 तारीख से ये स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो है आपका भारत पर्व है, इसकी आयोजन 26 से 31 जनवरी के बीच में करा गया है। यानी गणतंत्र दिवस से लेकर 31 दिवस तक अगर दिन काउंट करेंगे तो 6 दिन हो जाएगा। वैसे लग रहा है 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 6 दिन करिएगा अगर डे पूछ रहा है तो, ठीक है। इसके अलावा भारत पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाया गया 6 दिन इस बार किया गया है। भारत पर्व जो है ना, यहाँ भारत पर्व पर लिखा गया है, इसे पर्व कर लीजिए, ठीक है। भारत पर्व जो है ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, जो लाल किला के परिसर में सभी झांकियों को रखा जाता है ताकि जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ष 2021 में पराक्रम दिवस पर किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ पे? लाल किला के प्रांगण में ही। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे। पहली बार कब मनाया गया था? 2021 में, इस बात को मैंने कल बताया था। भारत पर्व जो है ये 2024 का उद्घाटन कौन किया? नरेंद्र मोदी साहब की। और इसका जो रखा गया था विषय ये क्या था? देखो अपना देश। 2020 में इस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, देखो अपना देश कार्यक्रम, है ना। इसके अलावा भारत पर्व को पहली बार 2016 में शुरू किया गया था, और भारत देखो अपना कार्यक्रम एक समझ लीजिए प्रदर्शनी टाइप का, तो इसके 2020 में स्टार्ट किया, लेकिन जो भारत पर्व की शुरुआत हुआ था ये 2016 में पहली बार। 75वीं गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस। थीम क्या था भैया? लोकतंत्र की जननी भारत।
75वें गणतंत्र दिवस पे कुल 132 अवार्ड, 5 गो, 17 गो और 110 गो पद्म अवार्ड। कुल झांकियां कितना, 25 गो, कहाँ कहाँ से, 16 गो राज्य को और 9 गो जो है आपका मिनिस्ट्रियल। ओवरऑल झांकी में किसको मिला, तो उड़ीसा को मिला, उड़ीसा को मिला पहला स्थान। और मिनिस्ट्रियल वाले में किसको मिला, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कल बताया था। 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पे झंडा फहराते हैं, जबकि 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किला के प्रांगण में 1947 से ही झंडा फहराते आ रहे हैं। और पहली बार जब आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराए थे, वो लाल किला के पश्चिमी गेट लाहौरी गेट पे फहराए थे। संविधान के अनुच्छेद 105 का संबंध किससे है, सांसदों के विशेषाधिकार से है। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो है फैसला कौन लेते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। अनुच्छेद 112 क्या कहता है भाई, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। हमारा वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होता है। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने किया है। पहला स्वतंत्र भारत की जो है बजट कौन, तो सुमन सेट्टी। और गणतंत्र भारत के प्रथम बजट कौन पेश किए हैं, तो जॉन मथाई साहब पेश किए हैं। अनुच्छेद 79 में क्या है, तो संसद का जिक्र है। 80 में क्या है, राज्यसभा। और 81 में क्या है, लोकसभा है। भारत के संसद का निर्माण कैसे होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है संसद का निर्माण, ठीक है। इसके अलावा कोई भी राज्य की नाम परिवर्तन करना है, सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, या बाहर से किसी जो है भूभाग को भारत के भूभाग में मिलाना है, तो कौन से आर्टिकल में इस्तेमाल करेंगे, कौन से आर्टिकल में जो है छेड़छाड़ करेंगे, आप लोग मुझे बताइएगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसके अलावा ये करते हैं संसद में, ये यहाँ पे लिखा हूँ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों 1952 में अस्तित्व में आया था, पहली जो है कार्यवाही स्टार्ट हुई थी। हालांकि लोकसभा का चुनाव 1951 में ही लिखता है, लेकिन होते होते 52 हो गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मांगुरकर तथा अध्यक्ष अनंत संयम थे। राज्यसभा के अध्यक्ष जो है पदासीन उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा में अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग के गठन से, अभी 16वीं वित्त आयोग चल रही है। अरविंद पनघड़िया साहब जो है 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 352, 356, 360 ये क्या है, आपातकालीन व्यवस्था है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में है ना क्या है भैया, वित्तीय आपात। निम्नलिखित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से उनके हेडक्वार्टर के साथ किसका मिलान सही किया गया है। देखिए, यूनिसेफ वाशिंगटन डीसी नहीं जी, न्यूयॉर्क में है। बिम्स्टेक पेरिस नहीं, ब्रिक्स नई दिल्ली नहीं, तो भाई कौन सा सही है, आओ भाई सही। नाम का जकार्ता है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जकार्ता में है, सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, स्थापना 1946 में होती है और वर्तमान में इनके जो हेड है ये है कैथरीन रसेल। इनके अलावा बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है, बांग्लादेश के ढाका में है। इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। और यह कितने सदस्यीय देश हैं, तो 7 सदस्यीय देश हैं, जिसमें भारत भी रहेगा। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया गया था। इसके मुख्यालय संघाई चीन में है। ब्रिक्स के वर्तमान जो आपका एक वर्तमान मुख्य संघाई रकायब, अच्छा, इनके जो वर्तमान प्रमुख है इनका नाम है संघाई रकायब, ठीक है भाई। ब्रिक्स के जो 2023 में बैठक हुआ दक्षिण अफ्रीका में हुआ। अगला 2024 में बैठक रूस में होगा। जहाँ जहाँ ब्रिक्स बोला हूँ वहाँ ब्रिक्स लिखा गया है, ठीक है। ब्रिक्स करके दूंगा, एक भी चीज़ गलत नहीं दूंगा। यहाँ पे तो पकड़ा जाता है एक आध भाई, हो जाता है भाई। 21,000 अब मैं वर्ड टाइप करने लगा हूँ ताकि आपको 1 घंटा में 21,000 चीज़ों वर्ड को जो है बता सकूँ। इतना मेरी क्षमता है, इतना तेज बोलने के बाद भी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि 1 घंटा जो अगर आप मेरे पास टाइम दे तो कम से कम 300, 350, 400 बातों को हम समझे, जिसमें से हो सकता है कि 100 रिपीट हो रहा हो आपके, तो उससे क्या होता है आपकी रिवीजन एक अच्छी खासी वे में होएगी, ठीक है भैया। घाटे की सौदा नहीं है। ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जो ब्रिक्स की बैंक है ना, उसकी मुख्यालय संघाई में है और उसमें जो वर्तमान हेड है वो डिल्मा रौसेफ है। इनके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में गठन हुआ था 1961 में और इसमें वर्तमान में 120 वो देश है, ठीक है। इसके अलावा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। स्थापना 1944-45, इसकी कहानी क्या है बता चुका हूँ। तथा वर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह बंगा है। सदस्य देशों की संख्या 189 है। इनके अलावा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। स्थापना 1945 में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, जम्मू कश्मीर अब लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो इसमें से भारतीय संविधान की कौन सी धारा को जो है समाप्त किया गया। तो एक तो 370 हटा, ये तो सभी जानते हैं। एक 35A हटा,
370 और 35 से किसी न किसी रूप में जम्मू कश्मीर को विशेष बनाता था, तो इन दोनों को समाप्त किया गया। लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर का फॉर्मेशन जो है 2019 में हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 7 भी निरसित है, ये भी लागू नहीं होता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 भी निरसित है, क्योंकि पहले 31 में क्या था, संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार के तहत गारंटी था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के विधिक अधिकार बना दिया 300 में, तब से लेके 31 भी जो है आपका पूर्णतः एक्टिव नहीं है। संविधान के 104वां संविधान संशोधन ये क्या होता है कि जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी, ये समाप्त किया गया। साथ ही साथ SC ST के आरक्षण सीमा को 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। भारत के उत्तरी ध्रुव में स्थित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री है। देखिए, एक आपने जो है थोड़ा सा गौर किया होगा, तो एक तो अंटार्कटिका लिखा रहता है और एक आपका आर्कटिक लिखा रहता है, ठीक है। तो आर्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है। तो एक आर्कटिक जो है ना, ये नॉर्थ वाले को कहते हैं दादा, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ पोल पे जो है हमारा ये हिमाद्री है। बाद में की मैत्री, भारती, गंगोत्री, ये सब कहाँ पे है, आपके साउथ में है। आज क्लियर हो गया होगा, ये मैं कल भी पढ़ाया था, तो कल ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था। हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित भारत का पहला उत्तरी ध्रुव अनुसंधान केंद्र है। इसका उद्घाटन हाल में हुआ है 2008 में, और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र को 2012 में स्टार्ट किया गया था। अंटार्कटिका के जो है लार्समैन हिल्स में स्थित है भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री स्थापना 1984 में किया गया था। भारत की दूसरी अंटार्कटिका कार्यक्रम मैत्री की शुरुआत 1988-89 में करी गई थी, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया भैया, दक्षिण गंगोत्री। दूसरी कौन सा हो गया आपका, मैत्री। तीसरी कौन सा हो गया, भारती। और नॉर्थ पोल में कौन सा है आपका, हिमाद्री। अंटार्कटिका विधेयक 2022 कौन मंत्रालय ने पेश किया, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री के द्वारा पेश किया गया था। चाकू से काटे जा सकने वाली कौन सी धातु है, तो सोडियम और पोटासियम मुलायम होने के कारण आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, नहीं तो आग लग जाता है। पोटेशियम, सोडियम प्रकृति में मुलायम होता है, परंतु इसमें धात्विक गुण होते हैं। कमरे के टेम्परेचर पे तरल अवस्था में आपको धातु मिलेगा, वो है गैलियम और पारा। लेकिन अधातु कौन सा मिलेगा, जो आपके रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, ब्रोमीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है दादा क्लोरीन की, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन। सबसे अधिक समस्थानिक किस धातु की है, तो आपका तत्व की, तो पोलेनियम की, ठीक है। पोलेनियम का 27 है, धातु नहीं कहेंगे पोलेनियम को। सोडियम का लैटिन नाम क्या है, कहाँ से लिया गया है, नेट्रियम से, इसीलिए Na होता है। और आपका पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, कैलियम, इसीलिए इसको K लिखते हैं, ठीक है भैया। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। हो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब, पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। PDF संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं, जहाँ पे मोर आपको डॉट डॉट करके इस प्रकार दिख रहा होगा, मोर पे क्लिक करेंगे, ऐसा खुलेगा लिखा लंबा चौड़ा, तो सबसे ऊपर में आपको एक चीज़ लिखा मिलेगा फॉर PDF, तो एक लिंक रहेगा, इसको क्लिक करेंगे, आपको WhatsApp पे ले जाएगा और आपको वहीं पे बात करना है। जय हिंद दोस्तों।